तो फाइनल अकाउंट्स चल रहा है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर अब तक हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है। आज जो पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे शॉर्टकट में लोग पीएल अकाउंट बोलते रहते हैं, बट प्रॉपर नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता क्या है, मिलता क्या है हमें? तो हमें इससे मिलता है नेट प्रॉफिट। ये शुद्ध लाभ है, इससे पता चलता है। मतलब एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है ना किसी कंपनी का, वो यही होता है। अब ये नेट प्रॉफिट आएगा कैसे? तो इसके लिए जब आप पीएल अकाउंट बनाएंगे तो दो साइड होगा। तो जो डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, तो दो साइड्स होते हैं। तो डेबिट साइड में आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड इनकम साइड होता है। तो इधर क्या दिखाएंगे आप? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो उसमें हम डेबिट साइड में दिखा रहे थे डायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, और पीएल अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम दिखाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? ये होती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रेंट रिसीव। अब आप बताइए, रेंट रिसीव में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है? कुछ नहीं रहता। बिजनेस के हिसाब से आपने एक बार इन्वेस्ट किया, घर बनाया, किराए पर दे दिया, उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है ऐसा? अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या रेंट नहीं मिलेगा? मिलेगा ही। बिना कुछ किए हुए भी आपको यहाँ पर किराया, इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग में क्या होता है? जैसे आपकी दुकान है, अगर आप उसे खोलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, कस्टमर को देखेंगे नहीं, डील नहीं करेंगे, तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। तो वो कैसी इनकम है? ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल है वो, यानी उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट इनकम ऐसी होती है कि इनकम तो हो रही है बट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे रेंट। इसी तरीका से एक दूसरी इनकम ले लेते हैं, कमीशन रिसीव। आपको पता है बैंक में पैसा है तो आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। ये भी इनकम है। आपने कुछ सामान खरीदा तो उस पर डिस्काउंट मिल गया बिना कुछ किए। शर्त है कि अगर कैश में खरीदेंगे तो 2% कम में हम आपको देंगे, या 10 दिन के अंदर आप पैसा हमें वापस कर देंगे तो हम आपको 2% अलग से डिस्काउंट देंगे। तो ऐसा करने पर ये मिल रहा है। इसके अलावा डिविडेंड। अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दें तो कुछ मत करिए, 1 साल हो जाएगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपको देगी, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये भी कैसी इनकम हुई? नॉन ऑपरेटिंग हुई। इसके अलावा कई बार जो कस्टमर हमारा पैसा नहीं दे पाते, बैड डेट हो जाता है, वो बाद में रिकवर भी हो जाता है, दे देते हैं, तो वो भी हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बट वो ऑनेस्ट है तो उसने अपना पैसा हमें दे दिया। तो ये एग्जाम्पल था इनकम का। कैसी इनकम? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर किस कैटेगरी में आएगी? नॉन ऑपरेटिंग। पहले परचेज किया तो ऑपरेटिंग में था वो। सेल किया होगा तो ऑपरेटिंग इनकम हो गई होगी। फिर वो एक टाइम तक हमने उसका वेट किया होगा कि पैसा मिल जाए,
बहुत एफर्ट करा होगा कि पैसे मिल जाए, मतलब एट द एंड वी फेल टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग, नहीं मिल पाया। वी मेक ऑल एफर्ट्स टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग बट अल्टीमेटली फेल, नहीं मिला। तो हम उसका अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज। जब वो क्लोज हो गया तो हमारी जो एक्टिविटी है या जो सेल्स है उससे वो खत्म हो गया, उसका अकाउंट ही क्लोज हो गया। अब जब क्लोज होने के बाद पैसा आएगा तो उसे एक इनकम माना जाएगा, ना कि सेल्स वाली इनकम नहीं, अदर इनकम। ऐसी इनकम जिसे हम मान चुके थे कि नहीं मिलेगा, अब वो बाद में मिल रहा, उसके लिए हम कोई एफर्ट्स भी नहीं कर रहे, या कभी कभी मैसेज कॉल कर देते हैं एक उम्मीद के शायद रिमाइंडर दे दे, तो उसे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में नॉन ऑपरेटिंग ही कहा जाएगा। वैसे तो हर चीज में देखें तो कुछ ना कुछ एफर्ट, अब घर बनाने की बात कर लें तो मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, कभी लाइट खराब हो गई, वाइट वॉशिंग करा रहे हैं, दिवाली में कलर। तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप कुछ करते ही नहीं है, मतलब ये था कि उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट नहीं होता जैसा एक बिजनेस के केस में होता है, वैसे नहीं होता। इस इनकम का नाम हो गया इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत तरह के एक्सपेंस होते हैं। जैसे एक एक्सपेंस होता है एडमिन का, एडमिन एक्सपेंस, इसे ऑफिस एक्सपेंस भी आप कह सकते हैं। ऑफिस से रिलेटेड क्या क्या खर्चे होते हैं, सैलरी आ जाता है, बिल्डिंग का रेंट है वो देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करना पड़ता है, अगर ऑफिस है तो ये सब खर्च करना पड़ता है। टेलीफोन का बिल है वो भी आपको करना होता है। ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ होता है उसको भी करना होता है। इसके अलावा ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारा कुरियर वगैरह करना पड़ता है, पोस्टेज है, कुरियर है। वो तो असेट्स में आ जाएगा, एक्सपेंस की बात हो रही है। फिर आप देखिए ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सामान जब आप बेचते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, मतलब कस्टमर को सामान पहुंचाते हैं ना तो हमारा खर्च होता है। कई बार तो डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते, तो पहुंचाने तक का खर्चा हमारे ही ऊपर आ जाता है। कई बार बिजनेस के काम से हमें ट्रैवल करना पड़ता है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कई बार हमें लोकल शहर के अंदर ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए आना जाना पड़ता है तो उसको बोलते हैं कन्वेंस। फिर हमें इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, सामान आता है जाता है, आग लग जाए, कोई कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो रिकवरी हो जाए तो इंश्योरेंस करा लिया जाता है, तो वो भी हमारा खर्च है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है। वो रिकवर है, मिल रहा है, और ये हो रहा है, ये एक्सपेंस हो रहा है, वो वापस मिल रहा है। यहाँ रेंट है, ये दे रहे हैं हम, और वहाँ पर यहाँ भी कमीशन हो सकता है वो देने के केस में, और वहाँ पर कमीशन रिसीव हो रहा है, तो दोनों में फर्क है। तो ये आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दो चीजें हम लोग दिखाते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम के अंदर क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दो तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, एक का नाम हम लिख सकते हैं कैश एक्सपेंस, और एक को लिख सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस।
जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन कैसा खर्चा है? कैश। बट डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट कैसा खर्चा है? नॉन कैश। फिर इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, इसमें भी 4 कॉलम होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कॉलम थे? 4 ही थे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी 4 ही होते हैं। यहाँ आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे आप? डेबिट साइड में पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनता है? ट्रेडिंग के बाद। और ट्रेडिंग अकाउंट से पता क्या चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? इनकम है। और इनकम किस साइड लिखी जाती है? अगर ये ग्रॉस लॉस होता तो लिखते डेबिट में टू ग्रॉस लॉस बीडी। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? सारी इनकम। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव। ट्रेडिंग में सर ओपनिंग स्टॉक लिखते थे ना। हाँ, ओपनिंग परचेज वगैरह। ये तो अलग है, ये तो पीएल है, तो पीएल में क्या लिख रहे हैं वो अलग है। बैड डेट रिकवरी, ये सब क्या है? इनकम है। मैंने बताया कि इनकम को आप किधर लिखिए, और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस। तो यहाँ पे सैलरी, फिर रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर टेलीफोन, फिर रिपेयरिंग भी लिख सकते हैं, फिर ऑडिट फीस जो सीए को देना होता है, फिर 2 लीगल फीस जो वकील लोगों को देना पड़ता है, फिर डिस्काउंट कस्टमर को देना होता है, फिर डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स असेट्स पर, फिर बैड डेब्ट जो कस्टमर से पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, और ऑफिस के बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे, जर्नल एक्सपेंस। अदर भी लिख सकते हैं। अदर भी लिख सकते हैं, सन्ड्री भी लिख सकते हैं, मिसलेनियस भी लिख सकते हैं। टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हुआ तो क्या मतलब हुआ? इनकम ज़्यादा हो गया, तो निकलेगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट। और अगर नेट प्रॉफिट, ये एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इनकम कम, तो क्या हो जाएगा? नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो ये चीज़ें अगर रिसीव हुई हैं तो क्रेडिट में दिखाएंगे, और ये सारी चीज़ें एक्सपेंस होती हैं, इसे कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में दिखाएंगे। इसे रफ कर दूं।
अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर उसका अमाउंट, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होगा। देखिए, सबसे पहला काम ग्रॉस प्रॉफिट लिखना। वो किस साइड में लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 15,000। फिर सेकंड, रेंट किस साइड में लिखा है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में लिखा है। यही बोला है सैलरी आई, सैलरी से शुरू है वो। तो पहला कौन सा है? तो सैलरी होता क्या है आप बताइए? एक्सपेंस ही होता है। तो यहाँ लिख दीजिए टू सैलरी। कितना? सेकंड नंबर पे कमीशन रिसीव है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना? 1250। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है नॉन कैश, डेबिट साइड में 750। कैरेज आउटवर्ड, ये भी एक्सपेंस होता है सेल्स पर भाड़ा, 1250। कमीशन पेड है तो एक्सपेंस हुआ कितना? 1600। फिर ऑफिस का रेंट है 700। डिविडेंड रिसीव लिखा हुआ है तो किस साइड में चला जाएगा? इनकम साइड में। तो बाय डिविडेंड कितना? फिर नेक्स्ट, हाँ, बैड डेट डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस माना जाता है। बैड डेट्स 100 रुपये। फिर टोटल करते हैं, जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसे पहले टोटल करेंगे। 15, 16, 17, 17,000, 17,050। 17,050 इधर भी हो जाएगा। 17,050 में से अब ये जोड़ के घटाना है। तो 0, 5 और 5 10, फिर 7 1 8 2 10 और 17 1 18, 5 1 6 1 7 2 9, 9,800 माइनस होगा। 0 5 10 में से 8 जाएगा 2, 6 16 में से 9 जाएगा 7, तो बच रहा है 7,050। इसे क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिला नेट प्रॉफिट। अब हम लोग असाइनमेंट कर लेते हैं। असाइनमेंट देखिए, सबसे पहले लिखा है ऑडिट फीस। अगर कुछ ना लिखा होता, डेबिट क्रेडिट ना होता, तो ऑडिट फीस एक्सपेंस माना जाता, क्योंकि सीए से ऑडिट फीस देना पड़ता है। जब सीए हमारा अकाउंट चेक करता है ना, ऑडिट करता है, अकाउंट चेक करता है, तो जो फीस देते हैं उसको हम उसे बोलते हैं ऑडिट फीस, तो एक्सपेंस होता है। बट इस क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट साइड बनाया हुआ है, और आपको पता है कि डेबिट में जो लिखा होता है वो एक्सपेंस होता है, क्योंकि रूल है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर, तो डेबिट साइड में सिर्फ एक्सपेंस लिखा होगा। और अगर वो क्रेडिट साइड में लिखा है तो ऑल द इनकम एंड गेन होगा। तो ऑडिट फीस किस साइड में लिखा है? इसका मतलब ये इनकम है। ये इनकम तभी हो सकती है, यानी हम सीए का खुद पीएल बना रहे हैं
तभी तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्योंकि ऑडिट ही उसका वर्क है, सर्विस प्रोवाइडर है वो, सीए सर्विस देता है, तो उसमें गुड्स तो आएगा नहीं। तो इनकम है, तो इनकम को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय ऑडिट फीस 85,000 इनकम हुई है सीए को। फिर नेक्स्ट, ये डेबिट में लिखा है, इसका मतलब ये एक्सपेंस है, यानी सीए फर्म में सीए अपने यहाँ स्टाफ रखता होगा, तो उसकी वो सैलरी पे करता होगा, तो उसे लिखेंगे टू सैलरी कितना, ठीक। फिर रेंट भी दे रहा है वो कितना, फिर किस साइड में है, इसका मतलब बहुत सारे लोग सीए से कंसल्ट करते होंगे, एडवाइस लेते होंगे, तो उसकी फीस लेता है वो, तो वो इनकम हो जाएगी सीए के लिए। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कंसल्टेंसी फीस कितना, 10,000। हाँ, अब ये ऑफिस के खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी 3500, टेलीफोन चार्जेस 8,000, 7,000, प्रिंटिंग चार्जेस 1,000, स्टेशनरी 2,000, ट्रैवलिंग 3,200। किस साइड में है, तो इसका मतलब ये फीस उन्हें देनी पड़ती है किसी और को, प्रोफेशनल फी 1,500। अब आप टोटल करिए, क्रेडिट साइड में हो जाएगा 95,000। क्रेडिट साइड में दो इनकम है, एक ऑडिट से और एक कंसल्टेंसी से, 95,000 की इनकम हुई। और सीए का कितना खर्चा आ रहा है सीए सर का, तो सब जोड़ते हैं, हाँ 5 2 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 2 हासिल हुआ, 2 1 3, 5 3 8, 7 15, 1 16, 2 18, 3 21, 1 22, 2 हासिल हुआ, 2 और 1 3, 32,100 आएगा। इसे आप 95,000 में से माइनस कर दीजिए, $62,900 आएगा। और इसको लिखेंगे क्या हम लोग, टू नेट प्रॉफिट। इसे नोट कर लीजिए, इधर का रफ कर दूं, सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया हम लोगों ने, फिर पीएल, और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया, फिर पीएल बनाया, अब उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो इससे हमें मालूम क्या चलता है, क्यों बनाते हैं, तो ये बनाया जाता है टू नो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, यानी व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स है, कंपनी की कितनी लायबिलिटी है, कंपनी का कितना करेंट लायबिलिटी है, कंपनी के पास कितना वर्किंग कैपिटल है, कंपनी के डेटर्स कितने के हैं, कंपनी की करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर का पेमेंट कितना करना है। यानी एमआरआई जैसे है ये, जैसे इंसान का एमआरआई होता है, सब कुछ पता चलता है मेडिकल की लैंग्वेज में। तो अगर आप अकाउंटिंग के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट,
तो फिर आप बैलेंस शीट देख के बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ को बता सकते हैं। मतलब उसमें सब लिखा होता है, सारे टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं उसमें। तो अगर आप अकाउंटिंग की अच्छी समझ, नॉलेज रखते हैं तो बैलेंस शीट देख के बता सकते हैं कि आपका बिजनेस स्टेबल है, ग्रो कर रहा है, डाउन है। ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस में फ्यूचर क्या है, फुल कॉस्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न क्या मिलेगा, बता सकते हैं। इसलिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है। यानी हमारी अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर बैलेंस शीट है। 3 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने बनाए, ट्रेडिंग, पीएल और अभी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक को देख के समझना हो बिजनेस को तो सिर्फ बैलेंस शीट से पता चलेगा। क्योंकि ट्रेडिंग किसी साल अच्छा और खराब हो सकता है, पीएल से प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, इवन लॉस भी हो सकता है। लेकिन बैलेंस शीट से क्या मालूम होगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस। देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दौड़ सकते हैं, और अगर आप वीक हैं तो आप दौड़ 1 दिन सकते हैं, 2 दिन दौड़ सकते हैं, लेकिन रोजाना आप दौड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आप जो है रनिंग आप हमेशा कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग और पीएल से कहीं ज्यादा महत्व हुआ बैलेंस शीट, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को बताता है कि आप कितना अंदर से मजबूत हैं। और जब आप अंदर से मजबूत होंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। और परफॉर्मेंस ही बताता है पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट क्या बताता है? बिजनेस का परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस को ही हम नाम देते हैं क्या? नेट प्रॉफिट। तो जो जितना हेल्दी होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए अगर कोई पेपर स्टडी करना हो या बैंक से लोन लेना हो तो बैंक ट्रेडिंग पीएल पे इतना फोकस नहीं करता। वो क्या देखना चाहता है? आपकी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट देख के वो समझ जाता है, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट मांग लेगा, कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी। अब उसके हिसाब से वो आपको लोन देगा या मना कर देगा। पीएल अकाउंट से कोई लोन नहीं देगा, खूब ज्यादा मुनाफा हो पीएल, अगले साल की क्या गारंटी उसमें। लेकिन लोन तो 10 साल के लिए है। इस साल आपने प्रॉफिट अच्छा दिखा के लोन ले लिया, ये तो फेक भी हो सकता है। तो उससे आपका परफॉर्मेंस नहीं मेजर होगा, बैलेंस शीट से मेजरमेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट ही होता है। तो जब बैलेंस शीट बनाया जाता है सबसे लास्ट में, तो 2 चीजें होती हैं। क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। यानी ये एक तराजू की तरह से है, ये तराजू की तरह से है। एक तरफ है डेबिट, एक तरफ है क्रेडिट। अगर दोनों तरफ वेट बराबर है तो बैलेंस कहा जाता है, प्रॉपर मेजरमेंट कहा जाता है, और उसे एक्यूरेट माना जाता है। कोई भी पलड़ा अगर झुका हुआ है तो इसका मतलब इनएक्यूरेट है, वो प्रॉपर नहीं है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब इसे बैलेंस कहा जाता है, तब इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। ऐसा शीट जिसमें दोनों वैल्यू बैलेंस है। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। एक तरफ तराजू में होता है लायबिलिटी और एक तरफ होता है असेट्स। जितना लायबिलिटी का वैल्यू होगा उतना ही ये होना चाहिए। जैसे 5 लाख की बिजनेस की लायबिलिटी है तो 5 लाख रुपए का ही असेट्स होना चाहिए। अब इस लायबिलिटी के अंदर कई तरह की लायबिलिटी हो सकती है, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी,
शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। एक साल से ऊपर की अगर लायबिलिटी है मोर देन 1 ईयर तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अप टू आर विद इन 1 ईयर है तो, 1 साल या उससे कम के लिए है तो, और ये वैसी लायबिलिटी है जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अनुमान है कि लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी तो उसको दिखाते नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, नोट्स में लिखते हैं। बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में लिखते हैं कि इतनी लायबिलिटी कंपनी की कॉन्टीजेंट है, इट मे बी इंकर्ड इन फ्यूचर, मे नॉट बी, हो भी सकती है नहीं भी। जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा हो कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी जीत जाए तो लायबिलिटी नहीं आएगी, हार जाए तो जब तक केस अंडर ट्रायल है तो वो कॉन्टीजेंट है। तो ये बताना होगा स्टेक होल्डर को कि देखो भाई ये पैसा फ्यूचर में लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है और नहीं भी। तो 3 तरह की लायबिलिटी होती है। ऐसी लायबिलिटी जो 2 साल में पे करनी है, 5 साल में पे करनी है, 10 साल में पे करनी है, मतलब 1 साल से ज़्यादा समय है पे करने के लिए। 5 साल का लोन है, बैंक को धीरे धीरे 5 साल में आप दे दीजिए तो किस में आएगा? और शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के अंदर ही देना होगा। अब सैलरी आप कितने दिन नहीं देंगे? हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना, तो किस में आ जाएगी भाई? बिजली का बिल, रेंट, ये कितने दिन आप होल्ड करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, मतलब 1 साल के अंदर ही आपको पे करना पड़ेगा। और असेट्स भी 3 तरह की होती है। एक फिक्स असेट्स, एक करेंट असेट्स, और एक इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, और एक फिक्टिशियस। फिक्स असेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से, लाइक कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है? करेंट असेट्स वो असेट्स जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, जैसे कैश, कभी हमारे पास ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो किस में आएगा? स्टॉक, कभी हमारे पास बढ़ जाता है कभी, तो किस में आएगा? बैंक बैलेंस, कभी ज़्यादा होता है कभी। डेटर, पेमेंट कर देते हैं तो डेटर की वैल्यू घट जाती है, जब उधार बेचते हैं तो डेटर की वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू में चेंज होता रहता है। देयर इज ए चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम ज़्यादा, फ्लक्चुएट, तो वो क्या है? करेंट है। इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा लगा दिया 1 साल के लिए, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस तो जो है वो है, उससे हट के कहीं पैसा लगा दिया है, बिजनेस का ही पैसा कहीं और लगा दिया है ताकि कोई एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। जैसे आपने बिजनेस से पैसे कमाए और शेयर्स खरीद लिए 1 साल के लिए, तो वहाँ से हो सकता है आपको कुछ इनकम हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का होता है। 1 साल का अगर है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और 2 साल, 4 साल, 3 साल के लिए है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है? और एक ऐसी असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, जो वास्तव में आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब बिजनेस में वो नहीं है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, है ही नहीं तो आप कैसे देख सकते हैं, बट यू फील दैट कि यू हैव, कि आपके पास वो असेट्स है। लाइक एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, 5 लाख का विज्ञापन किया आपने, आपको उम्मीद है कि इस विज्ञापन से 3 साल फायदा होगा, अनुमान है, अनुमान कम गलत और सही हो सकता है,
अनुमान है कि 3 साल तक हमें फायदा मिलेगा विज्ञापन से, तो उस 5 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो 1,67,000 कुछ आएगा। तो 1 साल का एक्सपेंस 1,67,000 ही माना जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है उसे माना जाएगा कि है, जबकि खर्चा 5 लाख हो चुका है। यानी ऐसा खर्चा जो हो चुका है, बट हम मान रहे हैं कि नहीं, पूरा नहीं हुआ है, कुछ परसेंट हो गया है और कुछ परसेंट का अभी होना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे मकान बना रहे, 45 लाख रुपए लगा है, 5 लाख और ऐसा पैसा लगा है, न सीमेंट का पैसा है, न बालू का है, न मजदूरी का है, लेकिन लग गया है। अब 1 साल से बन रहा है, तो गाड़ी से आना जाना, चाय पानी नाश्ता, कहीं नक्शा ये वो बनवाना, कहीं से कुछ कराना, तो थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च होते होते 5 लाख हो गया है। तो वो 5 लाख भी आपकी कुल मकान की लागत में जोड़ा जाएगा। तो 45 लाख का मकान और 5 लाख को बोलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। तो 45 लाख और 5 लाख मिलके कितना का हो गया? लेकिन आपको दिख कितने की रही है बिल्डिंग? 45 की, और 5 और मान रहे आपकी हुआ है। तो उसके लिए एक नियम बना दिया गया कि देखो, बिल्डिंग की लाइफ ज़्यादा होती है, तो क्या करो, इस 5 लाख को 5 साल में डिवाइड कर दो। तो अब मानो कि 1 लाख ही इस साल खर्चा हुआ और 4 लाख को बैलेंस शीट में असेट्स के फॉर्म में दिखाओ। यानी ऐसी असेट्स जिसका कुछ हिस्सा इस साल पीएल में जाएगा और बाकी हिस्सा बैलेंस शीट में, उसका नाम है फिक्टिशियस असेट्स। इसे मैं कल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वर्किंग क्लास में, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं इतना क्लियर हो रहा है। बट आप ये जान लीजिए कि असेट्स ये 4 चीज़ें हैं: फिक्स असेट्स, करंट, इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस। ये असेट्स होती है, नोट करें।